आज का प्रश्न है हिंदी की बोलियों पर प्रकाश डालें। यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है, संक्षेप में वर्णन करें। तो आप यही जवाब लिखिएगा। उत्तर है संसार में अनेकानेक भाषाओं तथा बोलियां हैं। लोककृत ही है 4 कोस पर पानी बदलते हैं, 8 कोस पर बानी, यानी अर्थात पानी का स्वाद हर चौथे कोस पर कुछ न कुछ बदल जाते हैं और भाषा 8वें कोस पर कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। सोचने की बात है कि जब हर 8 कोस पर भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होने लगती है तो इतने लंबे चौड़े संसार में कितने अधिक भाषाएं और बोलियां होगी। गणना करने वाले ने बताया है कि इनकी संख्या 2796 है, यानी कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में 2796 भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। भारतीय भाषाओं में हिंदी एक लोकप्रिय भाषा है। भारतीय भाषाओं में मुख्य रूप से भोजपुरी, जिसे हिंदी की बोलियां है भोजपुरी, मगधी, मैथिली, वर्णिजिका एवं आगिक भाषाएं ही लोक भाषाएं हैं, जिससे हिंदी की उत्पत्ति हुई है। देवभाषा संस्कृत हिंदी की जननी कही जाती है। संस्कृत से शुद्ध हिंदी की उत्पत्ति हुई है, जबकि बोली हिंदी में उर्दू, अंग्रेजी, फारसी एवं हमारी लोक भाषाओं की शब्दावली का समागत देखा जाता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों से हिंदी का रूपांतरण हुआ है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत भाषा के 2 रूप मिलते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। यह प्रायः दोनों के लिए संस्कृत नाम का प्रयोग होता है, जहां दोनों पर अलग अलग विचार करना उचित होगा। पहला पे विचार करते हैं वैदिक संस्कृत पर। इस भाषा के अन्य नाम संस्कृत, वैदिक की छात्स या प्राचीन संस्कृत आदि भी है। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद संहिता में मिलती है। यो चारों वेद, ब्राह्मण और प्राचीन उपनिषदों की भाषा वैदिक संस्कृत ही है। इन ग्रंथों में भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद का प्रथम और 10वें मंडलों को छोड़कर शेष की भाषा प्रायः प्राचीन है। यही भाषा अवृता के अधिक निकट है। प्रथम और 10वीं का भाष्य भात की है। अन्य संहिताओं जैसे सज्जु, साम, अर्थ जैसे वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इससे ब्राह्मणों और उपनिषदों में कुछ अपवादों को छोड़कर भाषा के कर्म में विकसित होता हुआ दृष्टिगत होता है। प्रोफेसर अथवा मैथे तथा कुछ और लोगों का विचार है कि वैदिक संस्कृत का पुराना रूप तब का है जब आर्य पंजाब में ही आए थे। बाद की वैदिक रचनाओं का विकसित भाषा तब की है जब वे मध्य प्रदेश की ओर आगे आए और सभी दृष्टियों से भारत की अपेक्षाकृत प्राचीन निवासियों का उन पर प्रभाव पड़ चुका था। वैदिक संस्कृत का एक तीसरा रूप भी है जो कदाचित उस समय का है जब आर्य मध्य प्रदेश से भी पूरब पहुँच गए। यह 8 काल 900 युग पूर्व के लगभग माना जा सकता है। वैदिक संस्कृत के जो रूप आज है उससे आज की बोलचाल का रूप नहीं माना जा सकता है। तत्कालीन बोलचाल की भाषा की भी साहित्यिक रूप मात्र है।
लौकिक संस्कृति का अन्य नाम संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत तथा देवभाषा भी है। वैदिक संस्कृत में भाषा के 3 रूप मिलते हैं, उत्तरी, मध्य देशीय और पूर्वी। कहना होगा कि इन ऐतिहासिक और भौगोलिक रूपों में समानांतर बोलचाल की भी उत्तरी, मध्य देशीय, पूर्वी या 3 रूप रहे होंगे। हालांकि लौकिक संस्कृत के आधार पर इन तीनों में प्रथम अर्थात उत्तरी रूप माना जाता है। यूँ आगे चलकर ने पर यह अन्य 2 से प्रभावित हुई होगी। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के रूप में इसका प्रारंभ 8वीं सदी ईस्वी पूर्व से होती है। साहित्यिक या क्लासिकल संस्कृत भाषा के आधार है। भाषा का बोलचाल का प्रयोग लगभग 5वीं ईस्वी पूर्व या कुछ क्षेत्र में उसकी बाद तक होता रहा है, किंतु तब तक उत्तरी भारत के आर्य भाषिक की कोई भौगोलिक बोलियां जन्म ले चुकी थी, जो आगे चलकर प्राकृतिक अपभ्रंश एवं आधुनिक आर्य भाषाओं की जन्म का कारण बनी। पाणिनि ने 5वीं सदी पूर्व के आसपास ही उस भाषा का व्याकरणबद्ध किया। संस्कृत नाम कदाचित उसी काल का है। विकसित होती भाषा पंडितों को बिगड़ती लगी, अतः उसे संस्कृत किया गया है। नीली, ग्रियर्सन तथा बेवल आदि ने संस्कृत को बोलचाल की भाषा ही माना है, किंतु डॉक्टर भंडारकर तथा गुडी ने इसका खंडन कर यह बहुत पहले दिखला दिया कि संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। यह दूसरी बात है कि बोलचाल के रूप में थोड़ा सांस्कृतिक रूप अन्य होता है। बोलचाल की भाषा साहित्यिक भाषा के विरुद्ध परंपरागत कम और विकास मुख अधिक होता है। मध्य आर्य भाषा के अंतिम रूप अपभ्रंश रूप में दिखाई पड़ता है। अपभ्रंश का विकास प्राकृतिक कली बोलचाल की भाषा से हुई और उस रूप में उसे प्राकृतिक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। विविध ग्रंथ में अपभ्रंश के अन्य नाम ग्रामीण भाषा, देशी देश भाषा, अमेरिक्यूट अपभ्रंश, अभिहंस, अवहट सदा बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अपभ्रंश प्राकृतिक और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है। अतएव ऐसा मानना अवैज्ञानिक न होगा कि प्राकृतिक की यह बोलियां विभिन्न रूप अपभ्रंश में और भी स्पष्ट हुई है। उसकी बाद ये ही विकसित होकर आधुनिक आर्य भाषाएं बन गई है। 1400-1500 ईस्वी के आसपास उत्तरी भारत में कम से कम 85 भोजपुरी, मगही, मैथिली, उड़िया, असमिया तथा बंगाली ये 13 रूपों पर्याप्त विकसित हो चुकी थी। प्राकृतिक 5 रूपों शेरशानी, महाराष्ट्री, पेचासी, मगधी और अर्धमगधी को विद्यमान मानते ही हैं। अपभ्रंश का साहित्यिक जिस रूप में उपलब्ध है उसके सहारे साहित्यिक भाषा का निर्धारण हो सकता है, किंतु बोलचाल की भाषा के वर्गीकरण के साथ साथ मात्र उसके आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी की स्थिति ली जा सकती है। राजस्थान से लेकर मिथिला तक खड़ी बोली में साहित्य लिखा जा रहा है। कल यदि और कुछ उपलब्ध न हो तो केवल इस साहित्य के आधार पर कहा जा सकता है कि 20वीं सदी में पूरे क्षेत्र में भाषा का प्रायः एक ही रूप था। इस बातों से स्पष्ट है कि अपभ्रंश से प्राप्त साहित्य में अपभ्रंश के भेदों या रूपों से संख्या चाहे जो हो आधुनिक भाषाओं
और अपभ्रंश के पूर्व ही की प्रकृति के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि संख्या जिससे अधिक रही होगी, यदि अधिक न होती 250-300 वर्ष में 13 भाषाएं वर्ग या भाषाएं वर्ग या यदि अधिक न होती तो 250-300 वर्षों में 13 भाषाएं वर्ग या भाषाओं उनसे नव विकसित होती। पूरी स्थिति पर विचार करने पर अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों का अनुमान लगता है। पहला अपभ्रंश शोरसेनी, जिससे निकलने वाली आधुनिक भाषाएं। शोरसेनी से निकले हैं पश्चिमी हिंदी, ख में इस अपभ्रंश के नागर रूप से राजस्थानी, गुजराती। दूसरा में है पेचाची, पेशाची, लहदा, पेचाची। इस पर शोरसेनी अपभ्रंश पर प्रभाव है। तीसरा ब्राचंड सिंधी भाषा है। चौथा खस पहाड़ी। शोरसेनी अपभ्रंश तथा उसके नागर रूप पुरानी राजस्थानी का प्रभाव है। पांचवा में है महाराष्ट्री में मराठी। छठा में है अर्थमगधी, पूर्व हिंदी लिख ले हैं इसमें। सतवा मगधी से है बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, यानी 13 वो भाषाएं हैं ये। पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ, जिसमें कनौजी, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रज ये 5 बोलियां हैं, जिसमें अंतिम 2 प्रमुख है। खड़ी बोली जो अपने साहित्य रूप में हिंदी नाम से प्रसिद्ध है, ही भारत की राजभाषा है, जिसका अरबी फारसी शब्दों से युक्त रूप उर्दू है, जो विशेष प्रकार के काव्य की दृष्टि से पर्याप्त बनी है। खड़ी बोली आदि के लिए नागरी लिपि का प्रयोग होता है और उर्दू के लिए अरबी लिपि का संशोधित रूप का। हिंदी उर्दू का मिलाजुला रूप हिंदुस्तानी है। हिंदी और उर्दू का जो मिलाजुला रूप है तो हिंदुस्तानी बोली है। पूर्वी हिंदी अर्थमगधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ, जिसमें अवधी, बेघली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां हैं। तीनों में नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा से पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति है। आज भारतीय समाज में खड़ी बोली हिंदी साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। यह नाम ग्रियर्सन के रखे हुए हैं। वे केवल 8 बोलियों को ही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत मानते थे। इसीलिए हिंदी शब्द का प्रयोग केवल पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी के नाम से ही उन्होंने किया। अन्य नाम पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी में नहीं। उनके अनुसार हिंदी की 8 बोलियां हैं। जो 8 बोलियां हैं: पश्चिमी हिंदी पहला, खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रज बुंदेली, कनौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, मेघली, छत्तीसगढ़ी। में पूर्वी हिंदी में तो 3 ही है, किंतु पश्चिमी में 7 बोलियां प्रयुक्त के अतिरिक्त निमांडी और तजुबेकिरी को रखने के पक्ष में है। पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में अंतर। इन दिनों का अंतर मूलतः इन दोनों की भौगोलिक स्थिति तथा इन दोनों
के ऐतिहासिक पर आधारित थे। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी हिंदी पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी तथा मराठी भाषाओं के बीच में है, अतः उसमें इन भाषाओं की कुछ बातें न्यूनाधिक रूप में पाई जाती है। दूसरी ओर पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी, उड़िया, मराठी तथा पश्चिमी हिंदी के बीच में है, अतः इसमें विशेषता अशांत समाहित है। दूसरी ओर पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से उद्भूत है, अतः उसमें उक्त अपभ्रंश की परंपरा मिली है, तथा पूर्वी हिंदी अर्थमगधी से विकसित हुई है, अतः उसमें पूर्व शोरसेनी तथा पश्चिमी मगधी की विशेषता मिल रही है। ये थे हिंदी भाषा की बोलियां, यानी कि हिंदी भाषा की बोलियां कौन कौन से हैं, वह इसका क्या क्या है नाम, उसके बारे में पूरी विस्तार से जाने। यानी कि यह क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है कि हिंदी की बोलियों पर प्रकाश डाले, या हिंदी भाषा की बोलियां कौन कौन सी है।